शादी की रस्में चल रही थी। दुल्हन बेहद ज्यादा खुश थी अपने दूल्हा के साथ। वो फोटो शूट करवा रही थी। आप फोटो देख सकते हैं। इस फोटो को देखकर आप यकीन नहीं कर सकते कि दुल्हन उसके दिल में कुछ और चल रहा है। शादी की सारी रस्में हो जाती हैं। दूल्हा विदा करवाकर अपनी दुल्हनिया को ले जाता है। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन अचानक से दूल्हे की मौत हो जाती है। और दूल्हे की मौत नहीं हुई थी, बल्कि दूल्हे की हत्या करवाई गई थी। और हत्या करवाने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी नई नवेली दुल्हन थी। और अपने पति के मरने पर सबसे ज्यादा दुल्हन रो रही थी। लोग अफसोस कर रहे थे कि इस लड़की की शादी को अभी महज 15 दिन हुए हैं और 15 दिन के बाद ये विधवा हो गई और जवान लड़के की मौत हो गई। कितने अफसोस की बात है। लेकिन जब पुलिस कातिल तक पहुंचती है कि आखिर दूल्हा की किसने हत्या की, तो आखिर में पुलिस दुल्हन तक पहुंच जाती है। दुल्हन को जब गिरफ्तार किया जाता है तो हर कोई हैरान था कि भला जब इस लड़की ने शादी बिल्कुल अच्छे से की, खुशहाल थी, खुश थी, और फिर इसने अपने ही दूल्हा की हत्या क्यों करवा दी? ऐसी कौन सी गलती, ऐसा कौन सा जुर्म दूल्हा ने कर दिया था कि इसने अपने पति को मौत के घाट उतरवा दिया? और जब पूरी कहानी उससे पूछी गई, जो उसने कहानी बताई कि उसने हत्या किस प्लानिंग से की, किस वजह से की, तो उस घटना को सुनकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। और जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। तो चलते हैं और हमेशा की तरह इस घटना को शुरू से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की है और वहां का सहारा थाना है। और उसी थाने के अंदर एक पलिया गांव है। 19 मार्च की शाम लगभग 5 बजे का टाइम था कि अचानक से जो गांव वाले हैं उनकी नजर पड़ती है कि खेतों के अंदर एक शख्स मदद की गुहार लगा रहा है। उसके तड़पने की, आह की आवाज आ रही है। जब गांव वाले खेतों में पहुंचते हैं तो एक लड़का पड़ा हुआ था जिसकी पूरे शरीर पर मतलब खून से तर हो रहा था और हालत बेहद ज्यादा गंभीर थी। फौरन जो सहारा थाना है उसको सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, एम्बुलेंस पहुंचती है और उस शख्स को उठाकर अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। जो शख्स था उसके ऊपर चाकुओं से हमले किए गए थे और 315 बोर के तमंचे से उसके सर पर गोली मारी गई थी। गोली सर में फंसी हुई थी। फौरन जो डॉक्टर्स थे वो ऑपरेशन शुरू करते हैं और गोली निकालने की कोशिशें चालू हो जाती हैं और बराबर उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। लेकिन सवाल ये था कि आखिर कौन ये युवक है और इसके साथ किसने ये सब कुछ किया। युवक की हालत बेहद ज़्यादा ख़राब थी। वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं था। वो फौरन आईसीयू में जा चुका था। पुलिस उसके पास से जो डॉक्यूमेंट्स थे, उसका फ़ोन था, उसके ज़रिए चेक करती है, पता करती है। और वहाँ पर एक युवक पड़ा हुआ था। वहाँ पर एक क्रेन भी खड़ी हुई थी। देखकर साफ लग रहा था कि ये क्रेन युवक की है। अब पुलिस जब युवक के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि दिव्यापुर का रहने वाला ये युवक है और इसका नाम दिलीप है। दिलीप की उम्र महज 21 साल है। जैसे ही दिलीप के घर पर फ़ोन किया जाता है, पता किया जाता है, तो दिलीप का जो बड़ा भाई था संदीप, वो फौरन मौके पर पहुंचता है। पुलिस पूछताछ करती है कि दिलीप की किससे दुश्मनी है और किसी ने दिलीप के साथ ये सब कुछ किया है। जब बड़े भाई से बताया जाता है तो बड़ा भाई संदीप पुलिस को बताता है कि 2-3 घंटे पहले ही मेरे पास दिलीप का फ़ोन आया था कि वो एक होटल में अपनी क्रेन को लेकर रुका हुआ है। क्योंकि रास्ते में जो दिलीप है वो क्रेन चलाता है। जितनी भी जो गाड़ियां वगैरह फंस जाती हैं उसको निकालने के लिए दिलीप का यही काम है। और दिलीप जो आ रहा था वो कन्नौज से आ रहा था, क्योंकि कन्नौज के उमद के पास शाहनगर है और वहीं पर इसकी एसएस यादव क्रेन के नाम से वहीं पर दुकान है। और ये वहीं पर जाता है और थोड़े दिन के बाद वापस आ जाता है। और आज ये वापस आ रहा था, इसने मेरे पास फ़ोन किया था और ये तो होटल में रुका हुआ था। और फिर ये वहां पर क्रेन लेकर कैसे पहुंचा और किसने इसके साथ इसके ऊपर हमला किया ये नहीं पता। अब पुलिस को पता चल चुका था कि दिलीप के ऊपर हमला किया गया है, दिलीप कहाँ का रहने वाला है। और पुलिस को ये भी पता चलता है कि दिलीप की 15 दिन पहले शादी हुई है और शादी जो हुई थी वो 5 मार्च को हुई थी। और शादी के बाद दिलीप वहीं पर अपना काम वगैरह कर रहा था और आज दिलीप के साथ ऐसा किया। पुलिस छानबीन में लग जाती है, कातिलों को ढूंढने में लगी हुई थी, सीसीटीवी कैमरास चेक कर रही थी। कि दिन गुजरते हैं, पुलिस को लगता है कि दिलीप होश में आएगा और फिर दिलीप शिनाख्त कर देगा, बता देगा कि आखिर उसको किसने मारा। इसलिए पुलिस हल्के हल्के काम कर रही थी। लेकिन 21 मार्च को जो दिलीप था उसकी मौत हो जाती है। उसके सर से एक कारतूस निकलता है 315 का और उसके निकलने के बाद उसकी मौत हो जाती है। मरने के बाद माहौल गमगीन हो जाता है। दिलीप को जब उसके घर पर उसकी बॉडी पहुंचती है
तो परिवार का रोते रोते बुरा हाल था। वही जो उसकी अभी शादी हुई थी, जिस लड़की से शादी हुई थी प्रगति, जो अपने घर पर थी, और जो प्रगति रहने वाली है वो दिव्यापुर की रहने वाली है। प्रगति और दिलीप की मौत के बाद जब उसकी नई नवेली दुल्हन को पता चलती है कि उसके पति की मौत हो चुकी है, तो वो वापस आती है, क्योंकि शादी के बाद वो अपने मायके गई थी और तब से वहीं पर थी। होली वगैरह मनाने के बाद उसका आने का प्लान था, लेकिन उसके आने से पहले उसके पति की मौत हो गई। जब से वो गई है, अब पहली बार वो वापस आ रही थी, और जब वापस आती है दिलीप की बॉडी पड़ी होती है, तो प्रगति का रोते रोते बुरा हाल था। जो ये प्रगति है, ये कन्नौज, फफून, ये जो प्रगति है ये फफून थाने की रहने वाली है। और प्रगति के आने के बाद बड़ा माहौल था, और आखिर में जो दिलीप था उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब सवाल ये था कि आखिर दिलीप के ऊपर किसने हमला किया था, किसने मारा था। पुलिस कातिलों को ढूंढने में लगी थी। सीसीटीवी में पुलिस को 2 गाड़ियां दिखती हैं, 2 मोटरसाइकिल दिखती हैं जो होटल के बाहर आई थी, और जो लड़के उतरे थे उन्होंने दिलीप को बुलाया था, और उन्हीं के साथ दिलीप गया था। पुलिस जब छानबीन करती है और कातिलों तक पहुंचती है, तो उसमें एक युवक को गिरफ्तार किया जाता है जो अचलपा थाने का रहने वाला था, जिसका नाम राजमी नागर था, जिसकी उम्र लगभग 26 साल थी। उसको जैसे ही गिरफ्तार किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, क्या तुम दिलीप को उसके होटल से बुलाकर लेकर गए थे, और तुमने उसके साथ क्या किया, और तुम्हारे साथ जो एक और युवक था वो कौन था, जल्दी से अपना गुनाह, अपना जुर्म कबूल कर लो। जब उस युवक से सख्ती से पूछताछ की जाती है, तो वो बोलता है कि साहब मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो सुपारी दी थी, और सुपारी के 1 लाख रुपए मिले थे, और मैंने जो लड़का था उसको बुलाया उस दिन और उसकी हत्या कर दी। अब जब और जो कातिल था, कातिल ने जब दूसरे युवक का नाम बताया जिसने सुपारी दी थी, और जब उसको गिरफ्तार किया गया, तो उस युवक का नाम अनुराग था, जो वहीं दिव्यापुर का रहने वाला था। अनुराग को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और आखिर में अनुराग ने सुपारी के पैसे दिए थे, वो किसी और से नहीं लिए थे, बल्कि वो प्रगति से लिए थे, दिलीप की पत्नी से, जिसकी 15 दिन पहले शादी हुई थी। पुलिस प्रगति को गिरफ्तार कर लेती है, और जब पूरे केस तीनों को आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है और फिर पूरी छानबीन की जाती है, तो पुलिस खुलासा करती है कि जो प्रगति है इसकी बड़ी बहन का नाम पारुल है, और पारुल दिलीप के बड़े भाई संदीप की पत्नी है, और बड़ी बहन ने ही छोटी बहन का रिश्ता करवाया था दिलीप के साथ, क्योंकि बड़ी बहन जो करोड़पति परिवार में शादी हुई है, इनकी क्रेन चलती है, अच्छा खासा परिवार है। पारुल बेहद ज्यादा खुश थी, और उसने अपने परिवार को बोला कि मेरा छोटा देवर है, उसी से मैं अपनी छोटी बहन की शादी करवा दूंगी। लेकिन जो ये प्रगति थी, ये एक दूसरे लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम अनुराग था। ये अनुराग यादव के साथ शादी करना चाहती थी। अनुराग यादव गरीब था, और यही वजह थी कि प्रगति के परिवार वाले अनुराग से शादी करने की साफ मना कर देते हैं। और आखिर में दोनों का 4 साल का प्यार था, लेकिन शादी करने से इनकार करने के बाद जो बड़ी बहन थी वो अपने देवर के साथ ही प्रगति का रिश्ता तय करवाती थी, और 5 मार्च को दोनों की शादी करवाती है। और ये भी पता चलता है कि जब प्रगति के प्रेमी अनुराग को ये पता चला कि उसकी प्रेमिका की शादी हो रही है, तो उसने बोला कि चलो भाग चलते हैं। लेकिन प्रगति ने ये बोला कि देखो भागने की जरूरत नहीं है, जो दिलीप है वो बहुत करोड़पति है, बहुत पैसे वाला है, उसके पास ढेर सारी क्रेनें हैं, और वो इतना पैसे वाला है, शादी करने के बाद मैं उसकी हत्या कर दूंगी, और फिर जितना भी पैसा होगा उस पैसे से हम लोग ऐश करेंगे। अगर अभी हम लोग भाग जाएंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे, खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे, मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी, तो इसलिए भागने में कोई फायदा नहीं है। तुम मुझे शादी करने दो, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं दिलीप के साथ नहीं रहूंगी। और अनुराग इस बात को मान लेता है, और जब 5 मार्च को शादी होती है, तो शादी होने के बाद 6 मार्च को, मतलब 5 मार्च को प्रोग्राम था, और 6 मार्च की रात जो दिलीप था वो प्रगति की विदा करवाकर अपने घर ले आता है। 5 दिन तक ये दिलीप के साथ रहती है, दिलीप को खूब प्यार करती है, शादी में कोई दिक्कत नहीं आई थी, इसने खूब फोटोशूट करवाया था, इसने दिलीप को बहुत सारा प्यार भी किया था, दिलीप को जरा सा भी एहसास नहीं हुआ। परिवार के लोग बेहद ज्यादा खुश थे, क्या प्रगति इतनी अच्छी आदत की है, हर किसी से हंस बोल कर बात कर रही थी।
और 10 मार्च को जब होली आती है तो होली का त्यौहार मनाने के लिए वो अपने मायके आ जाती है। मायके आने के बाद फिर वो अपने प्रेमी अनुराग को फोन करती है और उससे बोलती है कि अब जल्दी से तुम प्लानिंग करो दिलीप को मारने की, मुझे उसके साथ नहीं रहना, जब मैं वापस जाऊं तो मुझे दिलीप की लाश मिलनी चाहिए। और प्रगति को बोलता है कि तुम पैसों का इंतजाम करो, एक लड़का है जो अचलदा का रहने वाला है जिसका नाम रामजी नागर है, और मैंने उससे बात कर ली है, वो दिलीप को मार देगा और मैं दिलीप के उसके साथ भी जाऊंगा और वो किसी को कुछ नहीं बताएगा, लेकिन उसको 2 लाख रुपए चाहिए। प्रगति जब ये बात सुनती है तो बोलती है कोई दिक्कत नहीं है, और जो शादी के बाद जो उसके ससुराल से उसको जेवर मिला था उस जेवर को वो एक सुनार के पास पहुंचती है और 1 लाख रुपए की अपने सोने के जेवर बेच देती है और 1 लाख रुपए लेकर वो अनुराग के हाथ में देती है और अनुराग एडवांस के तौर पर रामजी नागर को पैसे देता है और फिर हत्या की पूरी प्लानिंग तैयार हो जाती है। लेकिन उस टाइम पर भी प्रगति बराबर दिलीप से फोन पर बातचीत कर रही थी और 19 मार्च को वो दिलीप को फोन करती है, पूछती है कि कहाँ पर हो, घर कब आओगे। दिलीप को लगता है कि वाह मेरी शादी हुई है, वो लड़की मेरी कितनी केयर करती है, कितना ख्याल रखती है, मुझसे पूछ रही है कि मैं कहाँ पर हूँ। तो अनुराग जो दिलीप था वो बता देता है कि मैं एक होटल में रुका हुआ हूँ, सहारा थाने के पास एक होटल है वहीं रुका हूँ। होटल का नाम भेजता है, लेकिन प्रगति बोलती है कि नहीं मुझे लोकेशन भेजो। जैसे ही दिलीप लोकेशन भेजता है वो लोकेशन फौरन प्रगति अपने प्रेमी को भेजती है कि दिलीप वहां पर खड़ा हुआ है अपनी क्रेन लेकर, अब तुम ऐसा करो बाइक से जाओ और दिलीप से बोलो कि हमारी कार गिर गई है, हमारी कार को निकाल दो, जितने पैसे मांगोगे हम तुम्हें दे देंगे। और अनुराग बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो रामजी नागर को दूसरी बाइक देता है, एक बाइक पर खुद जाता है। होटल के बाहर ये लोग रुकते हैं और दिलीप को बुलाते हैं। दिलीप नींद में था, वो बाहर आता है और जब ये दिलीप से बोलते हैं कि हमारी कार खाई में गिरी हुई है, तुम उसे निकाल दो, हम तुम्हें ढेर सारे पैसे देंगे, तो दिलीप मान जाता है और दिलीप क्रेन लेकर अपनी इन लोगों के साथ चल देता है और ये लोग वहां पर उसको लेकर पहुंचते हैं और पीछे से इसके ऊपर हमला कर इसको पहले बहुत ज़्यादा मारते हैं और आखिर में इसके सर में गोली मारकर वहां से फरार हो जाते हैं, इसको घायल छोड़कर। इनको यकीन था कि ये मर जाएगा, लेकिन वो बच गया, लेकिन आखिर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शायद अगर दिलीप बच जाता तो उससे पहले ये लोग पकड़े जाते और दिलीप की भी जान बच जाती। लेकिन ये सब कुछ प्लानिंग की उसने, एक लड़की ने। अगर उसका परिवार उसकी प्रेम जहां पर वो जिससे वो प्यार करती थी उससे शादी कर देते तो शायद दिलीप की जान ना जाती। परिवार ने सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए एक अच्छे परिवार में शादी की, लेकिन बेटी के दिमाग में तो कुछ और चल रहा था। फिलहाल में लड़कों से बचाया जाता था लड़कियों को, लेकिन इस टाइम पर तो लड़कों की जान की लाले पड़ चुकी हैं। हर जगह पर लड़के मर रहे हैं, किसी को ड्राम में पैक कर दिया जा रहा है तो किसी के साथ ये हो रहा है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।